हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छा हूँ, तेरी चल रही होगी। हाँ जी, आइए। आज हम आप लोगों को ऐसे एक स्टडी मटेरियल से AS5, AS4, AS29, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS एंड इंड एस एंड फ्रेमवर्क का चैप्टर कवर कराऊंगा। मैं आपको इन AS और चैप्टर के स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन दे रखे, क्वेश्चन दे रखे, MCQ दे रखे, सारे कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। एक बात और, जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक बात तो, ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड रहेगी वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं AS5 से। देखिए, AS5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्राइवेट आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS5 में ना अच्छे से क्लैरिटी आएगी अगर आपको ना AS5 का कोर ऑब्जेक्टिव पता है। तो मैं पहले आपके साथ AS5 का कोर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा। देखिए, AS5 ये कहता है कि एक कंपनी एंटिटी जब क्या करती है, करंट ईयर में स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है, तो उसे क्या करना होता है, कुछ स्पेशल आइटम का स्पेशल डिस्क्लोजर, अलग से डिस्क्लोजर देना होता है। अब वो आइटम है कितनी सर, वो आइटम है 5 आपके ना। सबसे पहले बात करता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बारे में। कहता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी सर प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है या एंसिलरी टू इट है। मतलब एक एंटिटी की जो कोर एक्टिविटी होती है, प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, या उससे रिलेटेड एक्टिविटी सर आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाती है। ठीक जी सर। सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो है उसका हमें अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हमें उन आइटमों को सर क्या करना पड़ेगा, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर वो आइटम सर मटेरियल आइदर देयर साइज और नेचर और बोथ। सर AS5 ने ना कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटी के कि ये एक्टिविटी है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन ड्यू टू नेचर ऑफ दी दीज एक्टिविटी ये एक्टिविटी हमें क्या करनी है, अलग से डिस्क्लोज करनी है। देखिए, ऑर्डिनरी एक्टिविटी का या तो साइज अलग होगा या नेचर अलग होगी, या सर दोनों अलग होगी, तो हमें क्या करना है, उसे स्पेशल डिस्क्लोजर देना। ठीक जी सर। अब सर यहां पे AS5 ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी नेचर ऑर्डिनरी है। ठीक जी सर। लेकिन सर उन्हें ना आपको क्या करना पड़ेगा सर, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो नेचर है सर वो मेटेरियल मानी गई है। क्या मानी गई है सर, मेटेरियल नेचर मानी गई। ठीक जी सर। सबसे पहले कहता है अगर इन्वेंट्री की वैल्यू में डिक्लाइन है। सर देखिए क्या होता है, मैं इन्वेंट्री को 100 पे परचेज करके 80 पे बेच रहा हूँ, 90 पे बेच रहा हूँ। इसका मतलब क्या है सर, ये सर है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन सर इसका स्पेशल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, क्योंकि सर इसकी जो नेचर है ना सर वो स्पेशल नेचर है। ठीक जी सर, एज पर AS5। सेकंड कहता है कि अगर आपने मान लो कोई पीपी बेची, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस। ठीक जी सर। सर कोई आपका लेजिस्लेशन चेंज है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है। ठीक जी सर। सर लिटिगेशन सेटलमेंट है, सर आपने कोई प्रोविजन को क्रिएट किया है, कोई प्रोविजन का रिवर्सल है। सर मान लो पहले इन्वेंट्री की NRV कम थी, अब सर उसका रिवर्सल हो रहा है। ठीक, मतलब NRV बढ़ रही है। ठीक जी सर। चले, हाँ जी। सर जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है हमें क्या करना होता है, उन्हें अलग से डिस्क्लोज करना होता है। ठीक जी सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है सर जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं होती। प्राइवेट आइटम सर वो आइटम होती है जो हम करंट ईयर में इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, बट वो बिलोंग करते अर्लियर पीरियड से, और अर्लियर पीरियड में सर हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया था ड्यू टू एनी एरर और ओमिशन, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। सर करंट ईयर में कोई भी ऐसी इनकम या एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन सर वो बिलोंग करती है, वो पर्टेन करती है सर अर्लियर ईयर से, बट अर्लियर ईयर में सर हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया था ड्यू टू एनी एरर और ओमिशन, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ठीक जी सर। सर अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई भी चेंज होता है तो सर हम उसका इंपैक्ट कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, लेकिन सर हम उसे क्या करेंगे सर, अलग से डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर। तो AS5 सर 5 चीजें कवर करता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी एक्टिविटी। सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी सर प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। हम सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी को अलग से डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन सर अगर उनकी साइज या नेचर या दोनों सर क्या होंगे, सर मेटेरियल है तो हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर जो नेचर है ना ऑर्डिनरी एक्टिविटी की, उसे मेटेरियल मानेंगे सर। कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए। ठीक जी सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी सर वो एक्टिविटी होती है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं होती, हम हमेशा क्या करेंगे सर, ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी को सर अलग से डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर। प्राइवेट आइटम को सर हमेशा अलग से डिस्क्लोज करेंगे। सर अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई भी चेंज है उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव लेंगे, लेकिन सर हम उसे क्या करेंगे, अलग से डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर। सर अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है तो हम उसे भी क्या करेंगे सर, अलग से डिस्क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे सर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी जो है सर इसमें चेंज कब हो सकता है। कहता सर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो जाएगा या तो सर जो चेंज है वो रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ या AS। ठीक जी सर।
ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंट करने के लिए, ठीक जी सर। अगर सर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है सर। उसकी वजह से जो अमाउंट में इंपैक्ट आया है, उसकी वजह से सर जो आपका अमाउंट में इंपैक्ट आया सर, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर सर हम अमाउंट को एसर्टेन नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे, ठीक जी सर। सर अगर मान लो करंट ईयर में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो अर्लियर ईयर की एक्टिविटी से सब्सटेंशियली अलग है, तो सर हम उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे, ठीक जी सर। या सर कोई ट्रांजैक्शन एक्टिविटी होती है करंट ईयर में और पहले सर वो एक्टिविटी हुई नहीं है, तो सर उसके लिए सर हमने पॉलिसी ड्राफ्ट की होगी, तो उसे भी हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं सर, AS5 के क्वेश्चन का जो आंसर है सर वो हमें कितना लिखना चाहिए। देखिए सर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है। AS5 में ना एग्जाम में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया ना उसमें बहुत सारी चीजें लिख के आ जाते हैं जो कि इररेलेवेंट होती है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितना लिखना है। देखिए अगर क्वेश्चन में करंट ईयर की बात कर रखी है, ठीक जी सर, और सर करंट ईयर में अर्लियर ईयर की भी बात कर रखी है, करंट ईयर में अर्लियर ईयर की बात कर रखी है, ठीक जी सर, तो सर ये आपका प्राइवेट आइटम हो सकता है या नहीं होगा, हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे सर वो कहेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव वेजेस इंक्रीज होगी, लास्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, इस बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। लास्ट ईयर इन्वेंट्री जो थी उसमें हमने क्या किया, कुछ आइटमें 2 बार कंसीडर कर ली। मतलब कहीं ना कहीं सर क्या कर रहा है क्वेश्चन, सर करंट ईयर में करंट ईयर की बात भी कर रहा है और अर्लियर ईयर की बात भी कर रहा है, ठीक जी सर। सर अगर क्वेश्चन में 2 और मोर ईयर का सर कहीं ना कहीं कंपेरिजन दे रखा है तो सर उसे हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे, मतलब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में लिखेंगे। जैसे सर क्वेश्चन ने बोला है कि डेटर का पहले प्रोविजन इतने परसेंट था, अब प्रोविजन इतने परसेंट हो गया, तो सर यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा, ठीक जी सर। सर पहले हमने एक अमाउंट जो था इतने रिकॉर्ड कर रखा था लेकिन रियल में वो अमाउंट इतने पे हमें सेटल करना पड़ा, तो सर इसका मतलब क्या कंपैरिजन है, तो सर ये क्या बन जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक जी सर। सर अगर क्वेश्चन में सर कोई ऐसा इवेंट दे दे सर जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, तो सर वो अपने लिए क्या बन जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक, तो हमें उसके बारे में लिखना, ठीक जी सर। सर अगर क्वेश्चन में कोई प्रिंसिपल चेंज होता है, जैसे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से फिफो मेथड या फिफो से वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, तो सर ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, ठीक जी सर। अगर सर क्वेश्चन में इन चारों के बारे में ना लिख के सर जनरल बातें लिखी हैं, तो सर हमें क्या करना, फिर सर हमें ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बारे में लिखना है। एक बात प्लीज ध्यान देंगे सर, देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका प्राइवेट आइटम से रिलेटेड, ठीक, मतलब क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, अर्लियर ईयर का डिस्कशन कर रखा करंट ईयर में, ठीक जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्राइवेट आइटम के बारे में लिखेंगे। लेकिन ना अगर प्राइवेट आइटम आइडेंटिफाई हो जाती है तो सर अपना आंसर कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर सर जो आंसर है वो प्राइवेट आइटम नहीं बनती, तो उस केस में सर हम यहाँ पे आंसर के 2 पार्ट रखेंगे, कंक्लूजन के 2 पार्ट रखेंगे। एक, रिस्पेक्टिव आइटम प्राइवेट आइटम नहीं है। सेकंड, हम ये भी लिखेंगे कि जो रिस्पेक्टिव आइटम है ये आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, और ऑर्डिनरी एक्टिविटी में साइज या नेचर या बोथ अगर मटेरियल है तो हमें क्या करना सर, अलग से डिस्क्लोज करना है। मेरी बात को बड़े ध्यान सुनेंगे सर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो सर क्वेश्चन आया आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक जी सर, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी सर उसे फाइंड आउट कर लिया, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो सर हम आंसर को कंक्लूड कर देंगे कि ये आपकी एक्टिविटी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक जी सर। लेकिन सर मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं बनती है, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे सर, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है और इसे हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर नेचर या साइज या आपका बोथ सर मटेरियल है, ठीक जी सर। एक बात का ध्यान रखना सर, जो मैंने आपको 6 एग्जांपल बताए ना ऑर्डिनरी एक्टिविटी के, अगर उनमें से कोई एक भी एग्जांपल आ जाता है फिर हम लोग क्या करेंगे सर, ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बारे में लिखेंगे और कंक्लूजन में ये लिखेंगे सर कि इनकी नेचर स्पेशल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि एज पर AS5 अगर एक्टिविटी ऑर्डिनरी है और उस एक्टिविटी की नेचर या साइज या बोथ मटेरियल है तो हम उसे क्या करेंगे सर, अलग से डिस्क्लोज करेंगे, ठीक जी सर। चलिए इसी के साथ सर अब हम इलस्ट्रेशन में चलते हैं, क्योंकि AS5 के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। लिखना कितना है ये मैंने आपको बता दिया, और किस कंटेक्स्ट में लिखना सर ये मैंने आपको बता दिया, और मैंने साथ में ये बता दिया कि अगर मान लो आइटम आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनती, प्राइवेट आइटम नहीं बनती, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं बनती सर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बनती, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, उस केस में हम लोग सर फिर कंक्लूजन में 2 चीज़ें लिखेंगे। एक, ये रिस्पेक्टिव आइटम प्राइवेट आइटम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, और अगर ये ऑर्डिनरी है इसकी नेचर या साइज सर मटेरियल है, या साइज या नेचर बोथ आर मटेरियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन 1, फ्यूल सरचार्ज इफ बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट, ठीक है, फाइनल बिल फॉर
fuel surcharge of 5.3 lakh for the period October X1 to September X7 has been received and paid in February X8। ठीक जी सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? सर जो फाइनल बिल आया सर उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कब? फरवरी 8 में, मतलब 7-8 में। ठीक जी सर। हाउएवर द सेम वाज अकाउंटेड इन द ईयर 8-9। कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर यहाँ पे ये आपका प्राइवेट आइटम बन जाएगी। ठीक जी सर। तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट आइटम की डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि सर ये एक्टिविटी जो है आपका प्राइवेट आइटम। ठीक जी सर। देयरफॉर इट शुड बी ट्रीटेड एज ए प्राइवेट आइटम। ठीक, चले। हाँ जी सर। एएस के आंसर कैसे लिखने हैं सर, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो अलग से शेयर कर रखी है, आप उस वीडियो को जरूर रेफर करना। ठीक। ड्यूरिंग द ईयर X1 X2 ए मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोट डाउन इट्स इन्वेंट्री टू नेट रिलाइजेबल वैल्यू बाय 5 लाख। अब ये देखिए सर, यहाँ पे जो इन्वेंट्री है उसे एनआरवी तक रिड्यूस कर दिया। तो सर ये आपका है ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन सर स्पेशल नेचर की वजह से हम इसे क्या करेंगे, अलग से डिस्क्लोज करेंगे। इज ए सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड? यस। Circumstances which may require separate disclosure of item of income and expenses in accordance with AS5 include the written down of inventory to net realizable value as well as reversal of such written down। ठीक जी सर। चलिए, a company signed an agreement with the employee union on 1st September X2 for revision of wages with retrospective effect from 30th September X1। देखिए सर, कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉय के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। कब सर? 1 सितंबर X2 को। ये 31 मार्च X2 है, ये 31 मार्च X3 है, 1 सितंबर को। ठीक जी सर। और सर जो रिवीजन हुआ ना वेजेज में, वो रेट्रोस्पेक्टिव हुआ कब से? 30 सितंबर X1 से, ये X2। ठीक जी सर। तो सर यहां तक का जो आपका एक्सपेंडिचर है ये प्रीवियस ईयर के रिगार्ड में है, लेकिन सर ये अकाउंटिंग एरर नहीं है, ये आपका प्राइवेट एरर नहीं है। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये है कि देखिए, अगर कोई नई इंफॉर्मेशन अपने पास आई, उसकी वजह से कोई भी चेंज आता है, ठीक जी सर, उसकी वजह से कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आता है, तो हम लोग सर उसे प्राइवेट आइटम नहीं मानते। क्योंकि सर जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे प्रीवियस ईयर में, तो सर वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल नहीं थी। ठीक जी सर। मतलब वहां पे अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती और हम आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते तो सर वो प्राइवेट आइटम बनते। ठीक जी सर। A company signed an agreement with employee union on 1st September for revision of wages with retrospective effect from 30th September. This would cost the company an additional liability of 5 lakh per annum। तो सर 5 लाख इस ईयर की कॉस्ट होगी और 2.5 लाख सर लास्ट ईयर की कॉस्ट होगी। ठीक जी सर। इज ए डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर द अमाउंट? सर आप ये बोलेंगे सर ये आपका प्राइवेट आइटम नहीं है, लेकिन अगर इसकी नेचर, सर नेचर का एग्जाम्पल दे नहीं रखा, क्योंकि नेचर के 6 एग्जाम्पल उसमें सर ये कवर नहीं है। अगर साइज या नेचर सर मटेरियल है या बोथ मटेरियल, तो हम उसे अलग से डिस्क्लोज करेंगे। फिर आप बताएंगे सर कि यहाँ पे जो अमाउंट है, अगर ये मटेरियल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये मान के चलिए सर कि अगर ये लास्ट में आप ना ये 3 से 4 लाइनें लेके आते ना, तो 2 मार्क्स सिर्फ इन लाइनों के हैं। However, as per AS5, when item of income and expenses with in profit or loss from ordinary activity are of such size, nature or incident that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and amount of such items should be disclosed separately। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The company find that the inventory sheet of 31st March X1 did not include 2 pages containing detail of inventory worth 14.5 लाख। सर 14.5 लाख की इन्वेंट्री थी, मतलब जैसे सर हमने क्या किया, इन्वेंट्री की शीट बनाई, 10 पेज की बनी। ठीक जी सर। तो 2 पेज सर रह गए इंक्लूड होने से। ठीक। स्टेट हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग मैटर इन द अकाउंट्स ऑफ ओमेगा फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X2। सर ये प्राइवेट आइटम बन जाएगी, क्योंकि अर्लियर ईयर में सर आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, बट चाहे इंटेंशनली अनइंटेंशनली सर अगर उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया अर्लियर ईयर में, तो सर वो क्या बन जाएगी, प्राइवेट एरर। ठीक जी सर। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। देखिए सर, अगर कोई नई ट्रांजेक्शन होती है तो उसकी जो पॉलिसी, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। और अगर मान लो सर कोई ट्रांजैक्शन पहले थी और अब हम उसी के रिगार्ड में ट्रांजैक्शन करें, लेकिन वो सब्सटेंशियली सर अलग है बिल्कुल, ठीक, तो भी सर हम लोग क्या करेंगे सर, उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। ठीक। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग will constitute a change in accounting policy or not as per AS5. Introduction of a formal retirement gratuity scheme by an employer in place of ad hoc ex gratia payment to employee on retirement। सर यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग स्कीम हमने चलाई है, तो सर ट्रांजैक्शन सब्सटेंशियली अलग है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। ठीक। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो पेंशन पे करेगी उन एम्प्लॉय को जो सर 5 ईयर ऑफ सर्विस को कंप्लीट करने के बाद सर क्या करते हैं, सर कंपनी छोड़ के जाते हैं। ठीक जी सर। सच एम्प्लॉय विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम पेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाए, क्योंकि न्यू ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी सर। आंसर आप रीड कर लेंगे।
इन द करंट ईयर ए लिमिटेड चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम द एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी, ठीक है। व्हेन ए लिमिटेड रिकम्प्यूटेड डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली एज पर द न्यू मेथड, डेफिशिएंसी अरोज इन डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पास्ट ईयर। पता है क्या कह रहा है, बात सुनिए ध्यान से। सर जैसे मान लो असेट की कॉस्ट 1 लाख है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था एसएलएम के हिसाब से, ठीक जी सर। तो हमने क्या किया, 3 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। मान लो सर आपका एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू सर 0 है, ठीक है जी सर। तो 70,000 सर आपका कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक जी सर। अब कंपनी ने 3 साल के बाद क्या किया, डब्ल्यूडीवी मेथड डिसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि सर जो असेट को यूज करने का पैटर्न था या उससे जो बेनिफिट ड्राइव हो रहे थे उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे इसने क्या किया सर, रेट्रोस्पेक्टिव गए ये लोग ना। मान लो सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 20% आ गया पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक जी सर। अब सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर असेट तो और भी ज़्यादा गिर गई, तो इस अमाउंट को इन्होंने क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेट करके सर चार्ज कर लिया। मैं आपको बता दूं सर, अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज होता है तो सर एज पर एएस 10 से हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे प्रोस्पेक्टिव बेस पे कंसीडर करते हैं, ठीक जी सर। और अलग से इसे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक जी सर। हाँ, आप प्रोस्पेक्टिव बेस पे सर क्या करेंगे, जैसे मान लो सर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन पहले आता था और अब जो डेप्रिसिएशन आएगा, इस अमाउंट को बेस लेके सर उसका इंपैक्ट आप अलग से डिस्क्लोज करेंगे, ठीक जी सर। चलिए, when A Limited recomputed depreciation retrospectively as per the new method, deficiency arose in depreciation in respect of the past year, ठीक है। Therefore, it reduced the carrying amount of the asset by the amount of deficiency, and such change in the carrying amount has been debited to the statement of profit or loss as an extraordinary expenses. No sir, ये change in accounting estimate माना जाएगा, ठीक जी सर। और प्रोस्पेक्टिव जाना पड़ेगा। तो दो गलतियां कर रखी है, रेट्रोस्पेक्टिव जाके और दूसरा सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मान के, ठीक जी सर। Whether the change in the carrying amount of the asset due to the change in depreciation method should be treated as extraordinary item? No सर, ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। देखिए, द चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज कंसिडर्ड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू से पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर एमसीक्यू पे आएंगे, ठीक जी सर। क्वेश्चन 6, ए कंपनी जेड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस। सर एक कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती, ठीक। A few days back, it received a notice from GST department raising a demand of GST on consultancy service provided by it for ₹5 lakh. Recently, Z Limited paid the demand. ठीक सर, Z ने क्या किया, अभी डिमांड पे की है। In the books, the payment is recorded as an extraordinary expenditure. No sir, ये extraordinary activity नहीं है, ये ordinary activity मानी जाएगी सर, जिसकी नेचर आपकी स्पेशल होगी, ठीक जी सर। Whether payment of tax demand raised by taxation authority can be recognized as an extraordinary item? No. ये आप इसका सॉल्यूशन एक बार रीड कर लेना, ठीक जी सर। एमसीक्यू पे चलते हैं। आइए, सबसे पहले ए चेंज इन द एस्टिमेट लाइफ ऑफ द असेट विच नेसेसिटेट एडजस्टमेंट इन द डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ सर आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सर आपने बताना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन सी है। रिटर्न डाउन और रिटर्न ऑफ रिसेबल इन्वेंटरी एंड टेंजिबल एसेट, नो। गेन एंड लॉस फ्रॉम सेल और अबैंडनमेंट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन द बिजनेस, नो। Effect of a strike including those against competitor and major supplier. Sir, no. Flood damage from unusually having rain or a normally dry environment. Sir, आपका D आ जाएगा, ठीक जी सर। Which one of the following is an example of extraordinary item? The written down of inventory, no. Reversal of written down of inventory, no. Government grant become refundable, बिल्कुल सर, as per AS 12. Extraordinary item are income or expenses that arise from event clearly distinct from the ordinary activity of the enterprise that are not expected to recur frequently or regularly. सर बोथ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है जी सर। सी आ गया। An audit stock verification during the year ended 31st March X1 revealed that opening stock of the year was understated by ₹5 lakh due to wrong counting, ठीक है। While finalizing account, your opinion will be it is not a prior period item and no separate disclosure is required. No, ये तो private item है सर। It should be treated as a private adjustment and should be separately disclosed in the current year financial statement, बिल्कुल ठीक है। The adjustment of 5 lakh in both opening stock of the current year and profit brought forward from the previous year should be made, बिल्कुल ठीक है। एक एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी सर उसके अंदर। अच्छा, एक मिनट आगे देख लेते हैं, बोथ बी एंड सी। चलिए सर, डी ऑप्शन आ गया, ठीक। चले, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं AS4 पे। देखिए, AS4 भी बहुत ज़्यादा आसान AS है, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या रहती है, स्टूडेंट को ना इस AS के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। सर क्या बात कर दिया आपने,
हमें अच्छे से क्लैरिटी है। मैंने कहा क्या क्लैरिटी है सर, या तो आइटम एडजस्टेबल होगी या नॉन एडजस्टेबल होगी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर देखिए दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट ना जब आंसर लिखता है ना, या तो एडजस्टेबल लिख देता है, नॉन एडजस्टेबल लिख देता है। अगर आपको ये पता लग गया ना कि AS4 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों AS4 लाया गया, मैं आपको बता दूं, बड़े हाई लेवल की आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जितनी क्लैरिटी आपको है ना सर, वो मान के चलो कि मल्टीपल टाइम्स में सर कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपको AS4 का ऑब्जेक्टिव पता लग गया। देखिए AS4 का नाम है कॉन्टिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये एस बेसिकली सर दो चीजों कवर करके चलता है। एक उन इवेंट को जो अकर होते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है जी सर। एक कॉन्टिजेंसी को, देखिए सर कॉन्टिजेंसी में ना अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है तो सर आपका AS29 लग जाएगा। और अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं, जैसे सर आपका डेटर का प्रोविजन है, BR किंग्स प्रोविजन है, तो सर आपका AS4 में कवर हो जाएगा। ठीक है जी सर। पहले बात कर लेते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बारे में। देखिए सर बात सुनिए ध्यान से ना, मैं आपको पहले AS4 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। सर ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है, 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 24 को सर ईयर एंड है। ठीक जी सर। सर क्या 31 मार्च 24 को, 31 मार्च 24 ईयर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी या कुछ टाइम लगेगा? सर कुछ टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि सर देखिए जनरली क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियां होती हैं, कुछ बिल पेंडिंग होते हैं, फिर अकाउंट बनने के बाद ऑडिट होता है, फिर बोर्ड में अप्रूव होते हैं। ठीक जी सर। तो इन सब में सर एक टाइम लगता है प्रोसेस में ना। तो सर 31 मार्च 24 के जो अकाउंट है सर, मान के चलते वो 31 जुलाई 24 को कंप्लीट हो गए। ठीक जी सर। सर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, इसे हम बोलते हैं अप्रूवल डेट। क्या बोलते हैं? अप्रूवल डेट। इसे बोलते हैं सर बैलेंस शीट डेट, ठीक, या रिपोर्टिंग डेट। अब कोई भी ऐसा इवेंट सर जो यहां से लेके यहां के बीच में होता सर, उसे AS4 ने कवर किया। अब उसका रीजन क्या है, बात सुनिए ध्यान से। सर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली कब जाती है? सर अगर मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली कब जाएगी? सर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी आपका अप्रूवल डेट के बाद। बिल्कुल ठीक है। और इवन अगर प्राइवेट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो सर वो भी सर कब कंप्लीट मानी जाएगी? सर जब अप्रूव हो जाएगी। ठीक जी सर। इसका मतलब सर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कब जाती है? सर 31 जुलाई के बाद, मतलब अप्रूवल डेट के बाद। वो कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है सर, उसमें जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है वो कब तक इंक्लूड होती है? सर वो बैलेंस शीट डेट तक इंक्लूड होती है। इसका मतलब सर देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन आपका रिपोर्टिंग डेट एंड अप्रूवल डेट। अब इस टाइम गैप को भरने के लिए सर AS4 को लाया गया। AS4 को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ के बाद पहुंचेगी, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन सर यहाँ तक की होगी। अब हो सकता है सर बीच में कोई मेजर घटना घट जाए। आपको क्लैरिटी आई? जी सर। AS4 का ऑब्जेक्टिव सर इस टाइम गैप को भरना। अब जब भी सर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना AS4 का, तो आप क्या करेंगे सर, एक डायग्राम बना के देखेंगे। ठीक। और डायग्राम में क्या देखना सर, आपने देखना है कि जो भी यहाँ पे इवेंट होता है, क्या उस इवेंट के अगेंस्ट सर यहाँ पे कोई कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती है? यस, तो एडजस्टेबल इवेंट। इसका मतलब क्या है कि रिस्पेक्टिव आइटम को सर आप एडजस्ट कर देंगे। ठीक जी सर। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर कोई ऐसी आइटम जिसकी सर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और सर अप्रूवल डेट से पहले उसके अगेंस्ट सर हमें क्या मिलते हैं? एविडेंस मिल जाते हैं फर्दर। ठीक जी सर। तो सर वो अपना एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा और हम रिस्पेक्टिव आइटम को एडजस्ट कर देंगे। इट मींस क्या है कि रिस्पेक्टिव आइटम सर असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक, हम उसे सर क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। ठीक जी सर। अगर सर कोई भी इवेंट होता है बैलेंस शीट डेट के बाद और उसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती बैलेंस शीट डेट पे, तो सर आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। अब अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कहता है अगर वो इमेटेरियल है तो इग्नोर कर दो उसको, क्योंकि सर रूटीन में तो सर यहाँ ट्रांजेक्शन होती रहेंगी। अगर वो मटेरियल है, मतलब एंड यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सकता है, तो उसे आप क्या करेंगे? अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। उसे आप क्या करेंगे सर? अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक जी सर। सर प्लीज ध्यान देना, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना, नोट्स अकाउंट में नहीं। ठीक जी सर। एक बात और, अगर सर वो इतना मटेरियल है कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है, तो उसके इसमें आप क्या करेंगे सर? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर लिक्विडेशन अप्रोच के हिसाब से बनाएंगे। ठीक जी सर। अब देखिए, अगर एडजस्टेबल इवेंट है तो हम क्या करेंगे? रिस्पेक्टिव आइटम को एडजस्ट कर देंगे। अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है तो यहाँ पे सर 3 आंसर बन गए एक तरीके से। अगर ये मटेरियल है तो इग्नोर कर दो, मटेरियल है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर रहा है, तो सर आप क्या करेंगे? लिक्विडेशन अप्रोच के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक जी सर। अगर सर मटेरियल है और गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हो रही, तो उसके इसमें हम क्या करेंगे सर? उसे सर अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। मैं आपको बता दूं, एग्जाम के लिए सर आपने हमेशा मटेरियल मानना है। ठीक है जी सर। और गोइंग कंसर्न का जब तक कोई इंडिकेशन ना हो सर, आप गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं मानेंगे। इट मींस क्या सर? आप मटेरियल मानेंगे और उसे अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कि आंसर आपने कैसे रखना। ठीक। एक बात और सर, देखिए जो डिविडेंड होता है सर, उसे बोर्ड में प्रपोज किया जाता है और AGM में डिक्लेयर किया जाता है।
सर डिविडेंड को हमेशा हम नॉन एडजस्टेबल इवेंट मानेंगे, क्योंकि सर डिविडेंड के अगेंस्ट कोई कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट नहीं होती। ठीक जी सर। एक बात और सर, डिविडेंड नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, लेकिन हम उसे सर नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, ना कि डायरेक्टर रिपोर्ट में। प्लीज ध्यान से बात सुनना, डिविडेंड को सर हम लोग क्या करेंगे सर, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, और बाकी सर जितने इवेंट है नॉन एडजस्टेबल सर उसे हम क्या करते हैं सर, डायरेक्टर रिपोर्ट में, अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक जी सर। सर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस डेट सर वो इवेंट होते हैं जो अपने फेवर में हो सकते हैं सर, अपने अगेंस्ट हो सकते हैं। ठीक जी सर। सर अपने फेवर में हो सकते हैं, अपने अगेंस्ट हो सकते हैं, तो दोनों इवेंट कवर किए गए। ठीक है जी सर। बट वो इवेंट सर आपके सिग्निफिकेंट होने चाहिए। ठीक है जी सर। देखिए कॉन्टिजेंसी में बेसिकली क्या सर, कि अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जैसे सर आपका डेटर का प्रोविजन है, बीआर का प्रोविजन, तो हम लोग क्या करेंगे सर, फिर प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक चलें हाँ जी सर। एक प्यारा सा एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है सर, यहाँ पे कंडीशन है कॉन्टिजेंसी है, जैसे मान लो यहाँ पे सर डेटर है, और सर जो अपने डेटर है ना सर, उसके वहां पे नुकसान हो गया, और हमें रिकवरेबिलिटी के चांस 0 लग रहे हैं या कम लग रहे हैं। ठीक जी सर। तो हमने क्या किया सर, प्रोविजन क्रिएट किया। मान लो सर रिकवरेबिलिटी के चांस हमें लग रहे हैं कि आ ही नहीं पाएगा पैसा ना सर, यहाँ पे पैसा डूब गया, तो सर ये आपका एडजस्टेबल इवेंट बन गया। ठीक जी सर। सर मान लो रिकवरी के चांस 80% लग रहे हैं, 20% पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पैसा सर यहाँ पे 70% 80% डूब गया, तो सर फिर ये पूरा एडजस्टेबल बन जाएगा, 20% नहीं, पूरा एडजस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही। ठीक जी सर। चलिए, अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जो अप्रूवल डेट के बाद होता है सर, वो AS4 के स्कोप से फिर बाहर हो जाता है। ठीक है जी सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सर आपका पेज नंबर 7.6 पे है, पढ़ेंगे जल्दी से ना। देखिए क्या लिखता है, इन एक्स कंपनी लिमिटेड theft of cash of rupees 5 lakh by the cashier in January X1 was deducted। सर देखिए थेफ्ट चोरी कब हुई सर, जनवरी X1 में। ठीक है, और पता कब लगा सर, ओनली इन मई। द अकाउंट ऑफ द कंपनी वर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, डिसाइड वेदर द थेफ्ट ऑफ द कैश हैज टू बी एडजस्टेड इन अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर देयर एंडर। बिल्कुल सर, ये एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, क्योंकि सर जो इवेंट है उसके अगेंस्ट कंडीशन एक कंडीशन बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट कर दी। ठीक है जी सर। चलिए, अगर एडजस्टेबल इवेंट है तो सर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव आइटम को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, 5 लाख का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और कैश को सर डी रिकॉग्नाइज कर देंगे बुक्स में से। ये देखिए सर, लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे 5 लाख का। एंड अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड ए मेजर वेयर हाउस ऑफ ACO लिमिटेड ऑन 20 मई X2 को। ठीक है, 1 अप्रैल सर आपका X1, 31 मार्च X2। सर अर्थक्वेक ने मेजर वेयर हाउस को डिस्ट्रॉयड किया सर कब, 20 मई X2 को। ठीक है, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड 31 मार्च X2। ठीक है, द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून। सर ये देखिए अकाउंट कब अप्रूव हुए सर, 30 जून को। ठीक जी सर। तो बैलेंस शीट डेट के बाद अकाउंट अप्रूवल होने से पहले अगर कोई इवेंट है तो सर आपका इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट में कवर हो जाएगा। ठीक जी सर। द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड 30 लाख, स्टेट विद रीजन वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, क्योंकि कोई भी कंडीशन कॉन्टिजेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक जी सर। और हम इसे क्या करेंगे सर, डायरेक्ट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक, ये देखिए अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक चले हाँ जी सर। A company has filed a legal suit against the debtor from whom 15 lakh is recoverable as on 31st March X1। सर कंपनी ने एक डेटर के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, जिसे सर हमें क्या करना था, 15 लाख रिकवर करना है। ठीक, द चांस ऑफ द रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड एज पर द लीगल ओपिनियन गिवन बाय द काउंसिल इन अप्रैल X1। कैन द कंपनी प्रोवाइड फुल अमाउंट। बिल्कुल सर, क्योंकि कंडीशन कॉन्टिजेंसी सर क्या थी, बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती थी, हम लोग क्या करें 15 लाख का पूरा प्रोविजन अमाउंट सर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक चलें जी सर। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड for the year ended 31st March X1, you come across the following information. State with reason how you would deal with in the financial statement. The company invested 100 lakhs in April X1 before approval of financial statement by the board of directors in the acquisition of another company doing similar business, the negotiation for which had started during the year। देखिए सर, अगर हमने नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक जी सर, तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सर हमने सिर्फ नेगोशिएशन स्टार्ट किया सर, और कोई स्टेप नहीं लिया, तो सर अपना क्या बन गया, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन गया। ठीक है, हम लोग इसे क्या करें सर, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे। अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक जी सर। ए लिमिटेड कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन
30th June X1 and the accounts for that period were considered and approved by the board of directors on 20th August, ठीक है. The company was engaged in the laying pipeline for an oil company deep beneath the earth, ठीक है. While doing the boring work on 1st September, it had met a rocky surface for which it was estimated that there would be an extra cost to the tune of 80 लाख. सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 1 सितंबर को सर इवेंट हुआ है, जबकि सर AS4 कवर करता है 30th जून अकाउंटिंग ईयर वहां से लेकर 20th अगस्त तक सर जो अप्रूवल डेट है, ठीक जी सर. तो इसके बीच में अगर इवेंट होता तो AS4 में कवर होता. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजन हाउ द इवेंट वुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर ये आपका AS4 के स्कोप से बाहर है, ठीक है जी सर. चलिए, while preparing its final account for the year ended 31st March X1, a company made a provision for bad debt at the rate 5% of its total trade receivable, ठीक है सर. यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक जनरल प्रोविजन होगा, ठीक है जी सर. In the last week of February X1, a trade receivable for 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. The loss was not covered by any insurance policy. सर देखिए 31st मार्च से पहले सर जो हमारा डेटर है उसके वहां पे सर लॉस हो गया, तो सर ये एक इंडिकेशन हो गया कि पैसा डूब सकता था. कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर आपका एग्जिस्ट करी बैलेंस शीट डेट पे. तो अगर मान लो सर अप्रूवल डेट से पहले पैसा डूब जाता तो हम इसे एडजस्टेबल इवेंट मानेंगे, ठीक जी सर. इन अप्रैल X1 द ट्रेड रिसीवेबल बिकेम ए बैंकरप्ट, ठीक है. कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर द फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल इन द फाइनल अकाउंट. यस सर, क्योंकि ये आपका एडजस्टेबल इवेंट बन गया 31st मार्च मतलब ऑन रिपोर्टिंग डेट पे सर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करी, ठीक जी सर. ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में, सो full provision for bad debt amounting to 2 lakh should be made to cover the loss arising due to the insolvency of the final account, ठीक है जी सर. It is because earthquake took place before the balance sheet date, ठीक जी सर. हाँ आगे ना सर एक इसने क्लैरिटी दे दी कॉन्सेप्ट में ना आपको, ये एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीके से सर एक क्वेश्चन और कवर कर लिया. हैड द अर्थक्वेक टेकन प्लेस आफ्टर 31st मार्च दिस वुड हैव बीन ट्रीटेड एज नॉन रजिस्टरिंग इवेंट, ठीक है. ओनली डिस्क्लोजर देना पड़ता आपको ना, ठीक. और डिस्क्लोजर सर कहाँ पे आपका सर अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में. एक बात और मैं आपको बता दूं सर, ये जो 5% जनरल प्रोविजन हम लोग बनाते हैं ना सर, ये आपका कंडीशन या कॉन्टिजेंसी नहीं है. ये तो सर हम लोग क्या करते हैं ओवरऑल प्रोविजन बनाते हैं. हाँ एक स्पेशल डेटर के लिए सर जैसे यहाँ पे हमें पता लग गया कि पैसा डूब सकता है, ठीक है जी सर, तो हमने क्या किया होगा सर उसका प्रोविजन क्रिएट किया होगा, ठीक. अगर प्रोविजन ना भी क्रिएट किया लेकिन सर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी आ गई थी और अप्रैल में पैसा डूब गया, सर ये क्या बन गया अपने लिए एडजस्टेबल इवेंट बन गया. हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट सर प्रिंसिपल अकाउंट में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक जी सर. वाइल लिमिटेड हैज बुक डेट एंड हैज इट आउट over recoverability of some of the book debt, ठीक है. the amount that cannot be recovered is non quantifiable, ठीक है सर. अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल भी नहीं है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा सर, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कॉन्टिजेंसी का, ठीक है जी सर. thus while it is of the opinion that the provision for doubtful debts should not be created, while it create provision for certain other expenses on estimated basis, whether contention of the why is correct, no sir. क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा सर एस्टिमेट बेस पे सर प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. ये देखिए सर, इट शुड क्रिएट प्रोविजन फॉर दैट कॉन्टिजेंसी इन द ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, ठीक जी सर. अगर कोई कॉन्टिजेंसी है, क्योंकि अगर कॉन्टिजेंसी में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है तो AS29 लग जाएगा सर. अगर कॉन्टिजेंसी में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जैसे आपका डेटर का प्रोविजन हो गया, BR का प्रोविजन होता है, AS4 में कवर होगा, ठीक जी सर. और हम लोग क्या करेंगे सर उस केस में प्रोविजन को एस्टिमेट बेस पे बनाएंगे. बेस्ड ऑन द अबव द कंटेंशन दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट बी क्रिएटेड मेरली बिकॉज ऑफ द अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल is not correct, hence while limited should make provision in the books on the basis of the estimation, ठीक जी सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A Limited has sold its building for 50 lakh to B Limited and has also given the possession to B Limited. देखिए सर हमने यहाँ पे पोसेशन भी दे दिया है, तो इट मीन्स क्या सर, इट मीन्स ये कि अगर हमने पोसेशन दे दिया और लीगल फॉर्मेलिटी बची हुई है और बाकी सर जो भी अपना एग्रीमेंट था, अपना पोसेशन था, वो सब अगर हम कंप्लीट कर चुके हैं तो सर फिर ये आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा. द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 30 लाख, ठीक है. एज ऑन 31st मार्च X1 द डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटी आर पेंडिंग, ठीक है. द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज शोन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस. नो सर, आपको क्या करना पड़ेगा सर, सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसे रिकॉर्ड कर लेंगे आप, ठीक जी सर. और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप असेट को यहाँ पे क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्योंकि आपका एडजस्टेबल इवेंट है, ठीक. इसका सोल्यूशन आप रीड कर लेना. ड्यूरिंग द ईयर X1 X2 Raj Limited was sued by a competitor for rupees 15 lakh for infringement of a trademark. सर एक कंपटीटर ने केस कर दिया राज के ऊपर 15 लाख का, ठीक जी सर. बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनी लीगल काउंसिल, राज लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर ए सम ऑफ 10 लाख इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च X2. सर 31st मार्च X2 को राज ने क्या किया सर 10 लाख का प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है. ऑन 18th मई X2
द कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। सर जो केस था ना, कोर्ट ने सर जिसने केस कर रखा था सर उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, ठीक जी सर। एंड ऑर्डर्ड राज लिमिटेड टू पे द एग्रीव्ड पार्टी ए सम ऑफ ₹14 लाख। और सर कोर्ट ने क्या किया सर, उसके फेवर में डिसीजन दे दिया और हमें ऑर्डर दिया, मतलब राज को ऑर्डर दिया कि उसे 14 लाख क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रीपेड बाय द कंपनी मैनेजमेंट ऑन 30 अप्रैल, ठीक है, एंड अप्रूव बाय द बोर्ड ऑन 30 मई। ओके सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च के अकाउंट जो है वो 30 अप्रैल को बने सर, उससे कोई मतलब वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है, अप्रूवल डेट। सर अप्रूवल डेट आपकी 30 मई। इससे पहले सर ऑर्डर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख का प्रोविजन और प्रोवाइड कर देंगे और ये एडजस्टेबल इवेंट बनेगा, ठीक जी सर। ये देखिए सर, अब यहाँ पे भी सर सेम है, एक कॉन्सेप्ट और दे दिया सर एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। हैड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट बीन डिलीवर्ड ऑन 1 जून, अगर 1 जून को सर कोर्ट का ऑर्डर आता तो सर फिर उस केस में सर क्या होता, सर हमें पता ही नहीं होता, तो हम 10 लाख का प्रोविजन क्रिएट करके चलते, ठीक। इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज नॉट कवर्ड बाय AS4। इन दैट केस नो एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट X1 X2 वुड हैव बीन रिक्वायर्ड, ठीक जी सर। चलिए MCQ पे चलते हैं। आइए MCQ पेज नंबर 7.11 पे। देखिए क्या लिखा, कैश अमाउंटिंग टू ₹4 लाख stolen by a cashier in the month of March was deducted in April. The financial statement for the year ended 31st March were approved by the board on 15th May. As per the AS, this is adjustable event, sir. As per AS, event occurring after the balance sheet date are only favorable, no, only unfavorable, no, sir दोनों होंगे। Those significant event, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved by the board of directors, sir। C ऑप्शन आ गया, ठीक जी सर। AS4 does not apply to obligation under retirement benefit plan, बिल्कुल ठीक है। कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ लाइफ एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पॉलिसी सूट, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। A Limited sold its building for 50 lakh to B Limited and has also given the possession to B Limited. The book value of the building is 30 lakh. As on 31st March X1, the documentation and legal formality are pending for financial year 31st March X1. The company should record the sale, बिल्कुल ठीक है। और सर प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लेगी और असेट को डी रिकॉग्नाइज कर देगा। द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 20 लाख। आगे सर ऑप्शन सी आ जाएगा क्योंकि उसने बोथ ऑप्शन सर यहाँ पे दे दिए, ठीक है। चले जी सर, चलिए इसी के साथ सर अपना AS4 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं AS29 के साइड, ठीक जी सर। देखिए सर मैं आपको बता दूं जो AS29 है ना, ये सर 2 वर्ड के ऊपर टिका हुआ है। चाहे आपका प्रोविजन है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, या इवन सर हमें कॉन्टिजेंट असेट को सर अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है, ठीक जी सर। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को सर हम लोग क्या करते हैं सर, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं और प्रोविजन को हम बुक्स में प्रोवाइड करते हैं, ठीक जी सर। सर चाहे आपका प्रोविजन हो जिसको हमें प्रोवाइड करना है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो सर जिसे हम क्या करेंगे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, और कॉन्टिजेंट असेट हो सर जिसे हम क्या करेंगे सर अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। सर इन तीनों का रोल तभी आएगा सर जब पास्ट इवेंट होगा। तो कोई भी अगर आप AS29 में क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट इवेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। देखिए एक एक करके सर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रोविजन के बारे में। एक कंपनी क्या करेगी सर, प्रोविजन प्रोवाइड करेगी अगर सर प्रेजेंट ओब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, मतलब सर एक ऐसा इवेंट हुआ है जो पहले हो चुका है उसकी वजह से प्रेजेंट ओब्लिगेशन है, ठीक जी सर। और सर उस ओब्लिगेशन को सेटल करने में सर आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, ठीक जी सर। और सर अमाउंट का रिलायबली एस्टिमेट लग पा रहा है। सर दोबारा बोलना, सर प्रेजेंट ओब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट और इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज देना पड़ेगा। सर ध्यान देना यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज देना पड़ेगा जब उसे सेटल करेंगे। और थर्ड वो कहता है सर कि अमाउंट का रिलायबली एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, तो सर हम लोग क्या करें सर प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक जी सर। जैसे सर हमने गुड्स बेचे, अब सर वारंटी क्या हो गया सर प्रोविजन, क्यों सर, देखिए गुड्स बेचना सर अपने आप में पास्ट इवेंट हो गया और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि सर अगर गुड्स में सर कोई भी आपका डिफेक्ट आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जब हम उसे ठीक करेंगे सर तो क्या होगा सर, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जाएगा और अमाउंट का हम रिलायबली एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, ठीक जी सर। चलिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अच्छा एक बात और बता देता हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या सर, एक ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट सर जिसको सेटल करने के अलावा अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं, ठीक जी सर। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देखिए कहता है एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है
लेकिन सर इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज देना पड़ेगा, या अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज देना पड़ेगा लेकिन अमाउंट का सर रिलायबल एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में सर दो चीजें कवर होती है, या तो सर प्रोविजन वाली जो कंडीशन है, कोई एक कंडीशन फेल कर जाती है, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, बट सर अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, या अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट लग जाएगा लेकिन सर प्रोबेबिलिटी नहीं कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक जी सर। सेकंड कहता है सर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है सर जो अराइज हुई है पास्ट इवेंट की वजह से, जैसे सर कोर्ट में केस चल रहा है, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन सर पैसा देना पड़ सकता है। ठीक जी सर। एंड कन्फर्म्ड बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट सर विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ठीक जी सर। एक बात का ध्यान रखेंगे सर, अगर रिमोट लाइकलीहुड है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक जी सर, या आपकी ऑब्लिगेशन सर रिमोट लाइकलीहुड है, तो उसके हम सर ना तो प्रोविजन रिकॉर्ड करते ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते। ठीक जी सर। सर कॉन्टिजेंट असेट को हम लोग क्या करते हैं सर, डायरेक्ट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक जी सर। सर अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, AS 29 के स्कोप से बाहर है, लेकिन अगर वो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है सर, उसको AS 29 में रखा गया है। AS 29 ये कहता है कि अगर कोई भी ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा लोअर ऑफ टू A। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है तो लॉस कितना होगा, और B सर अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करते हैं तो हमें पेनल्टी का अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, जो भी लोअर अमाउंट होगा सर उसका हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन अब चलते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है आपका पेज नंबर 6.44 पे पढ़ेंगे। At the end of the financial year ending 31st December X1, a company find that there are 20 lawsuit outstanding which have not been settled till the date of approval of account by the board of director. The possible outcome as estimated by the board is as follows. Sir, in respect of 5 cases win, sir probability 100% हम इसे सर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक जी सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आउटकम ऑफ ईच केस इज टू टेकन एज ए सेपरेट एंटिटी, एसेटिंग द अमाउंट ऑफ द कॉन्टिजेंट लॉस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। ठीक जी सर। देखिए सर जो नेक्स्ट 10 केस है सर 50% चांस है जीतने के, इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे सर उस केस में, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि सर आपका 50% चांस जीतने के। ठीक जी सर। तो सर अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो सर उस केस में हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते। ठीक जी सर। सर ये आपके 10 केस हैं, तो 48,000 10% सर आपका 20,000 68,000 इंटू 10 680 का तो अमाउंट ये सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर देंगे। रिमेनिंग 5 केसेज सर 50% विन के चांस है तो प्रोबेबिलिटी खत्म होगी। 30% सर आपका 30,000 20% सर आपका 42,000 72,000 इंटू 5 सर 360। सर आपका जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है हमें डिस्क्लोज करनी सर, कितने से आ जाएगा, टोटल अमाउंट आपका 1040। ठीक जी सर। चलिए सोल्यूशन एक बार आप इसका रीड कर लेंगे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो सर अपने पास ना किसी लॉ के अंदर नोटिस आ गया कि आपको ये पैसा पे करना। ठीक जी सर। क्या मैं उस नोटिस के अगेंस्ट अपील में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ सर, तो उसी लॉ में सर उसके रिगार्ड में प्रोसेस दे रखा होता, प्रोविजन दे रखा होता। ठीक जी सर। E Limited is in the process of finalizing its account for the year ended 31st March X2. The company seeks your advice on the following. सबसे पहले लिखता है The company's sale tax assessment for assessment year X1 X2 has been completed on 14 February X4 with a demand of 2.76 करोड़। ठीक जी सर। सर जो कंपनी के सेल टैक्स का असेसमेंट हुआ था वो कंप्लीट हो गया कब, X1 X2 का सर आपका 14 फरवरी X4 को, जिसमें सर जो सेल टैक्स वाले थे उन्होंने डिमांड निकाली 2.76 करोड़ की। ठीक जी सर। द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर द प्रोटेस्ट विदाउट प्रिजुडिस टू द इट्स राइट ऑफ द अपील। सर कंपनी ने क्या किया, एक बार ये पूरा पैसा जमा करा दिया। ठीक है। द कंपनी फाइल इट्स अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी वेयर इन, सर कंपनी फिर अपील में चली गई अपीलेट अथॉरिटी के पास, वेयर इन द ग्राउंड ऑफ द अपील कवर टैक्स ऑन एडिशन मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर ए सम ऑफ 2.10 करोड़। सर
2.10 करोड़ के अगेंस्ट सर क्या हुआ, अपील एक्सेप्ट हुई। इसका मतलब सर क्या है, 2.76 हमने पे कर दिए, इतने की डिमांड आई थी, इसकी अपील एक्सेप्ट होगी, तो सर ये तो अपना क्या बन गया सर, लॉस बन गया, फिर चार्ज कर देंगे सर पिंडल अकाउंट में। और सर जो 2.1 है सर ये एज ए एडवांस खड़ा रहेगा, क्योंकि हमने सर पेमेंट तो कर दी है। और सर इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे सर, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज कर देंगे, क्योंकि अगर मेरी अपील एक्सेप्ट हुई है तो इट मीन्स क्या सर, कि अभी मेरी कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक जी सर, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, और हर ईयर एंड पे सर रिव्यू करेंगे, और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सर अराइज होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सर एज ए प्रोविजन इसे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक जी सर, सिंस द कंपनी इज नॉट इन अपीलिंग against the addition of 0.66 crore, the same should be provided for in its account for the year ended। ठीक है, the amount paid under protest can be kept under the heading loan and advances and disclose a contingent liability। ठीक, चले जी सर। The company has entered into a wage agreement in May X2 whereby the labor union has accepted a revision in wage from June X1। ठीक सर, जून X1 से हमने क्या किया सर, आपका रिवीजन एक्सेप्ट किया। ठीक है, मतलब हमें जून X1 से सर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट द हाइक टिल मई X2, मतलब यहाँ से लेकर सर जो भी हाइक होगा विल नॉट बी पेड टू द एम्प्लॉय बट विल बी सेटल टू देम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अभी पे नहीं करना, हमें क्या करना है, रिटायरमेंट पे सर उसे पे करना है। ठीक जी सर, देखिए सर, अगर करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में हमें कोई भी बेनिफिट पे करना तो हम उसका प्रोविजन सर उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, द कंपनी एग्री टू डिपॉजिट द एरियर इन द गवर्नमेंट बॉन्ड बाई September X2, तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम इसे बुक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक जी सर, द एरियर फॉर द पीरियड फ्रॉम जून X1 टू मार्च X2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडर। ठीक जी सर, चलें, हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है, सन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹5 करोड़ विद एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग X1 X2 फाइनेंशियल ईयर। सर सन लिमिटेड ने क्या किया सर, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 5 करोड़ का एक्स के साथ X1 X2 में। ठीक, द प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजेक्शन इज ₹1 करोड़। ठीक है, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ X1 X2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ सन लिमिटेड टू डिलीवर विद इन द शेड्यूल ए कंपनसेशन ऑफ 1.5 करोड़ इज टू बी पेड टू एक्स लिमिटेड। ठीक है, सन लिमिटेड प्लान टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ X1 X2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, as on balance sheet date the goods were not manufactured and it was unlikely that Sun Limited will be able to meet the contractual obligation। सर अनलाइकली है कि वो सर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएगा। ठीक है जी सर, शुड सन लिमिटेड प्रोवाइड कॉन्टिजेंसी एज पर AS29। सर बिल्कुल उसे कॉन्टिजेंसी एज पर AS29 प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक जी सर, 1.5 करोड़ की, क्योंकि देखिए सर हम लोग प्रोविजन कब क्रिएट करते हैं, पहली बात जब सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है ड्यू टू पास्ट इवेंट। सर यहाँ पे कमिटमेंट होगी और सर अभी हमें ऑब्लिगेशन दिखाई दे रही है। ठीक है जी सर, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जाएगा। ठीक है सर, आपका जो अमाउंट उसका रिलायबल एस्टिमेट लग पाएगा, तो सर यहाँ पे अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट लग पाएगा, क्योंकि सर हमें ये कंपनसेशन का अमाउंट पे करना अगर हमने डिलीवरी नहीं की। ठीक जी सर, शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज एक्सेस ऑफ द कंपनसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। वो कह रहे हैं क्या हम प्रोविजन को मेजर करेंगे एक्सेस ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। कहता सर प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज एक्सेस ऑफ द कंसिडरेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। ठीक जी सर, सर अभी अपने गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हुए तो हम लोग यहाँ पे सर कोई भी प्रॉफिट एक्रू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें क्या करना पड़ेगा सर, 1.5 करोड़ का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक जी सर, देखिए मैं इसका सोल्यूशन एक बार आपको कंप्लीटली रीड करा देता हूँ। AS29 प्रोविजन contingent liability and contingent asset provide that when an enterprise has a present obligation as a result of past event that probably require an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation, a provision should be recognized। ठीक है, Sun Limited has the obligation to deliver the goods within the scheduled time as per the contract। It is probable that Sun Limited will fail to deliver the goods within a schedule। ठीक है सर, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि सन लिमिटेड जो है सर वो फेल कर जाएगा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो सर हमें क्या करना, कॉन्टिजेंसी प्रोवाइड करनी 1.5 करोड़ की। ठीक जी सर, मतलब बुक्स में सर इसे प्रोवाइड करना। ठीक, प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ द कंपनसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। द गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 31 मार्च X2 एंड नो प्रॉफिट हैड एक्रूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देयरफॉर सर हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन का पूरा अमाउंट सर प्रोवाइड करते हैं। ठीक जी सर, चलिए, एन ऑयल कंपनी हैज बीन कंटेमिनेटिंग
लैंड फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक जी सर। सर एक ऑयल कंपनी है, वो काफ़ी ईयर से सर भूमि को दूषित कर रही, ठीक। इट डज नॉट क्लीन अप, सर वो उसे साफ नहीं करा रही, बिकॉज देर इज नो लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग क्लीनिंग अप, क्योंकि सर उसे साफ कराने का कोई लॉ वगैरह नहीं है। एट 31st March X1, it is virtually certain that a law requiring a cleanup of land already contaminated will be enacted shortly after the year and each provisioning presently necessary। देखिए सर, ओब्लिगेटिंग इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है सर जिसे सेटल करने के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक जी सर। तो सर जब ये कंटेमिनेटिंग कर रहे हैं सर, भूमि को दूषित कर रहे हैं, कंटेमिनेटिंग कर रहे हैं सर, उस टाइम पे सर ऐसा कोई लॉ नहीं था, तो प्रोविजन क्रिएट करने की नीड नहीं थी, ठीक जी सर। लेकिन सर अभी इस बात की वर्चुअल सर्टेनिटी है कि प्रोविजन बड़ी जल्दी, मतलब लॉ प्रोविजन बड़ी जल्दी आ जाएंगे जो भूमि ऑलरेडी दूषित हो चुकी है सर उसको ठीक करने के। तो सर जब भी इस बात की वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी कि लॉ अनेक्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक जी सर। देखिए, as per para 29 of AS 29, provision contingent liability and contingent asset, a past event will lead to present obligation when the enterprise has no realistic alternative to settle the obligation created by the past event, ठीक जी सर। However, when environmental damage is caused, there may be no obligation to remedy the consequences. The causing of the damage will become an obligating event when a new law requires the existing damage to be rectified। ये देखिए सर, जब सर डैमेज हो रहा था तब कोई लो नहीं था, लेकिन अब सर लो आ रहा है, ठीक जी सर। तो लास्ट में देखिए क्या लिखता है, इन द गिवन केस इट इज वर्चुअल सर्टेन दैट द लो विल बी एनेक्टेड रिक्वायरिंग क्लीन अप ऑफ ए लैंड ऑलरेडी कंटेमिनेटेड, देयरफॉर एन ऑयल कंपनी हैज टू बी प्रोवाइड फॉर सच क्लीन अप कॉस्ट इन द ईयर इन विच द लो इज वर्चुअली सर्टेन टू बी एनेक्टेड। सर जब भी आपका लो आ जाएगा, मतलब जब वर्चुअल सर्टेनिटी आ जाएगी, लो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, ठीक जी सर। क्योंकि सर उस टाइम पे ओब्लिगेटिंग इवेंट आ जाएगा जिसको सेटल करने के अलावा अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आइए अब चलते हैं एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए प्रोविजन। सर आप पेज नंबर 6.47 पे आएंगे सर, प्रोविजन के बारे में। ए प्रोविजन इज ए लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि सर प्रोविजन और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है सर, प्रोविजन में ना अनसर्टेनिटी होती है इन रिगार्ड टू आपका टाइमिंग और अमाउंट, ठीक। ए प्रोविजन इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग, नो। बेस्ट डिस्क्रिप्शन सर यही है, ठीक है। एक्स कंपनी इज ए बिजनेस दैट सेल सेकंड हैंड कार। सर एक्स कंपनी क्या करती है, सेकंड हैंड कार बेचती, ठीक है जी सर। इफ ए कार डेवलप ए फॉल्ट विद इन 30 days ऑफ द सेल, एक्स कंपनी विल रिपेयर इट फ्री ऑफ चार्ज। अगर सर मान लो कार में कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी क्या करेगी सर, 30 days के अंदर अगर फॉल्ट आता है तो वो सर उसे फ्री ऑफ चार्ज रिपेयर कर देगी, ठीक है। एट 1st March X1, एक्स कंपनी हैड मेड ए प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ 25,000, ठीक है। एट 31st March X1, एक्स कंपनी कैलकुलेट दैट द प्रोविजन शुड बी 20,000, ठीक है। व्हाट एंट्री शुड बी मेड फॉर द प्रोविजन इन एक्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ, ठीक। सर देखिए, हम लोग सर क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में उसने प्रोविजन पूछा सर, इनकम स्टेटमेंट को सर क्रेडिट कर देंगे, प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सर यहाँ पे प्रोविजन आपका रिड्यूस हो गया, ठीक। तो क्रेडिट कर देंगे सर, चले जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज द स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब। सर कौन से आइटम यहाँ पे सर इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करती है। ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, सर ये तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, एंड हुज एक्सटेंस विल बी कन्फर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द एंटिटी कंट्रोल, ठीक जी सर। सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, जेड लिमिटेड हैज commenced a legal action against Y Limited claiming substantial damage for supply of a faulty product, ठीक है। The lawyer of Y Limited have advised that the company is likely to lose the case although the chance of paying the claim is not remote, क्योंकि अगर सर रिमोट लाइकलीहुड है तो उस केस में हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक जी सर। द एस्टिमेट पोटेंशियल लायबिलिटी estimated by the lawyer are लीगल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इरिस्पेक्टिव द आउटकम ऑफ द केस 50,000। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, 50,000 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। मतलब जेड लिमिटेड को, क्योंकि उसने सर ये अमाउंट तो पे करना ही करना है, ठीक जी सर। सेटलमेंट इफ द क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड आपका 5 लाख। तो सर इस केस में उसे क्या करेगी, वो एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देगी, ठीक जी सर। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द जेड लिमिटेड, क्रिएट ए प्रोविजन, मेक ए डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 50,000 एंड मेक ए डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ 5 लाख। सर ऑप्शन सी आ गया, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सर चलते हैं
इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस एंड इंड एएस के चैप्टर में। ठीक जी सर, मैं आपको इन दोनों चैप्टर के, एक आपका इंट्रोडक्शन टू एएस और एक आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, मैं आपको इन दोनों चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, फिर हम इन दोनों चैप्टर के एक साथ सर इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन और एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक जी सर, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सर, पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल। देखिए सर, इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कॉमन लैंग्वेज है सर, उसे हम बोलते हैं आईएफआरएस। क्या बोलते हैं? आईएफआरएस। सर आईएफआरएस बेसिकली क्या है सर? लेटेस्ट वर्जन है आपका आईएएस का। 2001 से पहले सर आईएएस आते थे, उसके बाद सर आईएफआरएस आने लगे। ठीक जी सर, और सर जिनके अभी आईएफआरएस नहीं आए सर, स्टिल सर आईएएस उनकी जगह काम कर रहे हैं। ठीक, अब सर आईएफआरएस और आईएएस को सर अगर किसी भी कंट्री में अप्लाई करना था तो कंट्री के पास दो ऑप्शन थे, या तो कंट्री क्या कर सकती थी सर, उसे अडॉप्ट कर सकती थी या कन्वर्ट कर सकती थी। ठीक जी सर, अगर कंपनी अडॉप्शन ऑप्शन लेती है तो सर उस केस में कंट्री को क्या करना था, अपने यहाँ पे सर एज इट इज कंपनियों के ऊपर आईएफआरएस आईएएस अप्लाई करने थे। और अगर कन्वर्जन ऑप्शन सर कंट्री अडॉप्ट करती है तो उस केस में सर कंट्री क्या करेगी, अपने यहाँ पे ना सर कुछ चेंज के साथ जो सर चीज़ें इकोनॉमिकली सर अलग है सर, उस चेंज के साथ सर अपने यहाँ पे क्या करेगी सर, वो अपने यहाँ पे आईएफआरएस आईएएस निकालेगी। हमने इंडिया में क्या किया सर, कन्वर्जन ऑप्शन अडॉप्ट किया और हमने इंडिया में सर क्या निकाला, इंड एएस निकाले। ठीक है जी सर, इंड एएस बेसिकली क्या सर, आपका इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस और आईएएस। ठीक जी सर, अब देखिए सर, क्या हम इंड एएस में इन कंपैरिजन टू आपका आईएफआरएस आईएएस ज़्यादा चेंज कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम इंड एएस में केवल सर उतना चेंज कर सकते हैं जितने प्रोविजन सर आईएफआरएस आईएएस में ऐसे हैं सर जिनको इंडिया में सर अप्लाई करना सर पॉसिबल नहीं है। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन सर हमारी ऐसी है कि हम उन प्रोविजन को अप्लाई नहीं कर सकते, तो सर उन प्रोविजन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक जी सर, अब सर जो इंड एएस में सर आईएफआरएस के कंपैरिजन में चेंज किए गए उनका क्या नाम दिया गया? देखिए, अगर टर्मिनोलॉजी में चेंज है तो सर इसका कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे आईएफआरएस में सर बैलेंस शीट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक जी सर, तो यहाँ पे सर टर्मिनोलॉजी में चेंज है तो सर इसका कोई नाम नहीं दिया। ठीक जी सर, देखिए क्या हुआ सर, मान लेते हैं एक आईएफआरएस को हमने इंड एएस में कन्वर्ट किया। ठीक जी सर, तो आईएफआरएस में सर मान लेते हैं एक आईएफआरएस में सर 100 बातें लिखी हुई थी। ठीक है जी सर, अब आउट ऑफ 100 बातें सर 90 बातें सेम है, इसका कोई नाम नहीं दिया। ठीक जी सर, सर 6 बातें हमने क्या किया, चेंज कर दी। सर जिन बातों में हमने चेंज किया उन्हें हम बोलेंगे रिजल्ट इन कार्व आउट। क्या बोलेंगे? रिजल्ट इन कार्व आउट। फोर बातें सर हमने क्या किया, डिलीट कर दी, क्योंकि वो बातें सर अपने यहां पे रेलिवेंट ही नहीं थी, डिलीटेड। उनका नाम रखा नोट रिजल्ट इन कार्व आउट। सर मान लो हमने क्या किया, एक बात और ऐड कर दी, प्लस कर दी सर 1 बात, उसका नाम रखा सर रिजल्ट्स इन कार्वेन। ठीक जी सर, अगर आज के दिन पोजीशन की बात करें सर इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी इंडिया में, तो सर देखिए कोई भी इंडियन कंपनी या इंडियन एनबीएफसी, ठीक जी सर, जिसकी नेटवर्थ सर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे सर एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर उसके ऊपर इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक जी सर, चाहे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, मतलब नेटवर्थ अगर क्रॉस कर दी। ठीक जी सर, सर कोई भी ऐसी कंपनी जो नेटवर्थ की लिमिट आपकी क्रॉस नहीं करती, लेकिन सर वो लिस्टेड कंपनी है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, कोई भी कंपनी या एनबीएफसी जो सर लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, सर उसके ऊपर भी सर क्या आ जाएगा, इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक जी सर, चले हाँ जी। अच्छा सर, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी है और उसके ऊपर इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं है, या फिर नेटवर्थ को सर वो क्रॉस नहीं कर रही और वॉलंटरली सर वो इंड एएस अप्लाई नहीं कर रही, तो सर उसके ऊपर क्या आएगा, एएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक जी सर, सर अगर मैं एएस की एप्लीकेबिलिटी इंडिया में बात करूं सर, तो अगर कंपनी है तो सर उसके ऊपर जो एएस अप्लाई होंगे सर, वो एएस वो अप्लाई होंगे सर जो एनएफआरए ने नोटिफाई कर रखे। ठीक जी सर, अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो सर उसके ऊपर वो एएस अप्लाई होंगे सर जो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई ने सर इशू कर रखे। ठीक जी सर। सर क्या सारी कंपनियों के ऊपर एएस अप्लाई होंगे? मैं आपको बता दूं, कंपनियों के ऊपर ना सर या तो आपका इंडिया अप्लाई होंगे या फिर एएस अप्लाई होंगे। ठीक जी सर। हाँ, अगर कंपनी सर आपका एसएमसी है तो कुछ सर एग्जाम्शन रिलैक्सेशन दे रखी है। नॉन एसएमसी के केस में सर कोई एग्जाम्शन रिलैक्सेशन नहीं। ठीक जी सर। सर हम लोग पहले बात करेंगे नॉन एसएमसी। ठीक जी सर। नॉन एसएमसी सर वो कंपनी है जो एसएमसी नहीं है। ठीक जी सर। अब एसएमसी की बात करते हैं। देखिए एसएमसी सर वो कंपनी है जिसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटी सर ना तो लिस्टेड है ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। ठीक जी सर। सर जो ना बैंक है, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी। ठीक जी सर। सर जिसकी टर्नओवर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में एक्सक्लूडिंग अदर इनकम सर 250 करोड़ क्रॉस नहीं होती। सर जिसकी बोरोइंग इंक्लूडिंग आपका पब्लिक डिपॉजिट, प्लीज ध्यान देना, सेल में टर्नओवर में सर अदर इनकम को एक्सक्लूड करते हैं। सर यहाँ पे बोरोइंग में हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं। जिसकी बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट सर एट एनी टाइम और इमीडिएटली प्रीवियस ईयर सर एक्सीड नहीं करती 50 करोड़ से। ठीक जी सर। और वो कंपनी सर किसी नॉन एसएमसी की होल्डिंग एसोसिएटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक जी सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबल थी। आंसर इज नो। फिर हम लोग चेक करेंगे सर कि क्या कंपनी एसएमसी है या नॉन एसएमसी। ठीक जी सर। हम आइडेंटिफाई करेंगे एसएमसी को, और कोई भी कंपनी अगर एसएमसी नहीं तो सर वो क्या बन जाएगी, नॉन एसएमसी बन जाएगी। ठीक सर। एसएमसी को कुछ पार्शियल एग्जाम्शन रिलैक्सेशन है। ठीक जी सर। चलिए जी सर, मतलब कुछ एएस में सर आपका पार्शियल एग्जाम्शन रिलैक्सेशन है और सर कुछ एएस में एग्जाम्शन है। ठीक जी सर। सर अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो क्या सबके ऊपर एएस अप्लाई होंगे? कहता है सर अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी तो उस एंटिटी के ऊपर एएस अप्लाई होंगे जो या तो सर क्या है, बिजनेस करती है, या इंडस्ट्री है, या सर कॉमर्शियल एक्टिविटी करती है। ठीक जी सर। तो सर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। कौन से एएस अप्लाई होंगे सर? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो इशू कर रखे ऑफ आईसीआई। ठीक जी सर। सर यहाँ पे 4 लेवल दिए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक जी सर। कहता है कोई भी एंटिटी अगर आउट ऑफ 5 लिमिट, एक भी लिमिट क्रॉस कर जाती तो लेवल 1 में आ जाएगी। पहला सर जो एंटिटी है ना वो लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। ठीक है। सेकंड सर वो बैंक है या आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या आपका इंश्योरेंस कंपनी। ठीक जी सर। थर्ड सर उसकी टर्नओवर जो है ना एक्सक्लूडिंग अदर इनकम इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में सर 250 करोड़ सर क्रॉस कर जाती है। ठीक जी सर। या फिर सर उसकी जो बोरोइंग है इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सर 50 करोड़ क्रॉस कर जाती है। या सर फिर वो जो हमने 4 यहाँ पे लिमिट डिस्कस की, उस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है जिसने सर चारों में से किसी एक लिमिट को भी क्वालिफाई कर दिया। ठीक जी सर। सर लेवल 2 में ना आपका जो टर्नओवर है वो आ जाती है सर एक्सीड 50 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। ठीक जी सर। और सर जो बोरोइंग आ जाती है एक्सीड 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड सर आपका 50 करोड़। ठीक जी सर। सर फिर होल्डिंग सब्सिडरी। ठीक जी सर। लेवल 3 में सर जो आपका टर्नओवर है सर वो आ जाती है एक्सीड 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। ठीक जी सर। और सर जो बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट है सर वो आ जाती है आपका एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड सर आपका 10 करोड़। ठीक जी सर। और कोई भी सर अगर एंटिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में नहीं आती सर तो लेवल 4 में आ जाएगी। सर लेवल 1 को सर कोई एग्जाम्शन रिलैक्सेशन नहीं है, लाइक आपका नॉन एसएमसी। ठीक जी सर। लेवल 2 को सर कुछ एएस में एग्जाम्शन है, कुछ एएस में सर पार्शियल एग्जाम्शन रिलैक्सेशन है। ठीक है। लेवल 3 में सर और ज़्यादा एएस में एग्जाम्शन है, पार्शियल एग्जाम्शन रिलैक्सेशन सर और ज़्यादा एएस में। सर लेवल 4 में इन कंपैरिजन टू लेवल 3 और लेवल 2 सर ज़्यादा एएस में एग्जाम्शन है, और कुछ एएस मतलब कुछ ज़्यादा एएस में सर एग्जाम्शन और रिलैक्सेशन है। ठीक है, पार्शियल। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अब हम क्या करेंगे सर, पहले इलस्ट्रेशन पे चलेंगे और फिर सर क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है जी सर। और फिर एमसीक्यू कवर करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट सर डिस्कस करने वाला होगा और भी तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। ठीक है जी सर। आपका मैंने जो चैप्टर ओपन कर रखा सर ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एएस। सर इस चैप्टर में कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू है। आइए एमसीक्यू पे चलते हैं। पेज नंबर है सर आपका 1.30। आई 1.30 पे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इन इंडिया आर इशूड बाय सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट का सी। एक बार आप जल्दी से पहुंचेंगे 1.3 पे।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी। सर दोनों आ जाएंगे, सेकंड का सी। ठीक जी सर। इट इज असेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। Which committee is responsible for approval of accounting standard and their modification for the purpose of applicability to company? Sir, MCA. Global standards facilitate cross border flow of the money, comparability of financial statement, बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल द थ्री आ जाएगा सर। चले, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे, इसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं दे रखा, हाँ पेज नंबर 3.26 पे सर क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, XYZ लिमिटेड विद ए टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ध्यान देना सर, ये कंपनी है और इसके टर्नओवर सर 50 करोड़ है। सर नॉन एसएमसी वो मानी जाएगी सर जिसके टर्नओवर सर 250 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी। ठीक जी सर, मतलब एसएमसी के अपोजिट। ठीक जी सर। एंड बोरोइंग ऑफ ₹1 करोड़ ड्यूरिंग एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर। सर देखिए, जो बोरोइंग है ना आपका, वो 50 करोड़ से एक्सीड होनी चाहिए इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट। ठीक जी सर। wants to avail the exemption available in adoption of the AS applicable to company for the year ended. Advise the management on the exemption that are available as per the company rule 21। देखिए सर, उसे ना एसएमसी में कैटेगराइज करेंगे क्योंकि ना तो सर वो लिस्टेड है, ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, ना सर बैंक दे रखा, ना आपका फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, ना इंश्योरेंस कंपनी है सर, ना होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ नॉन एसएमसी है। तो सर वो आपका एसएमसी कैटेगराइज हो जाएगी क्योंकि वो टर्नओवर की लिमिट भी क्रॉस नहीं कर रही और सर आपका बोरोइंग की लिमिट भी क्रॉस नहीं कर रही। तो सर उसे एसएमसी को जो एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन है सर वो मिल जाएंगे। सिंस XYZ टर्नओवर वाज 50 करोड़ विच डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ एंड बोरोइंग 1 करोड़ लेस देन 50 करोड़, इट इज ए एसएमसी। ठीक है जी सर। और यहाँ पे सर एसएमसी को डिफाइन कर रखा, और कोई भी कंपनी सर जो एसएमसी नहीं है वो क्या है सर, नॉन एसएमसी। ठीक जी सर। चलें, हाँ जी। ए कंपनी वाज क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी इन X1 X2। ठीक जी सर। सर एक कंपनी को नॉन एसएमसी क्लासिफाई किया गया था X1 X2 में। इन X2 X3 इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एसएमसी। सर करंट ईयर में सर वो एसएमसी क्लासिफाई हो जाती। ठीक जी सर, मतलब पहले नॉन एसएमसी थी, अब एसएमसी बन गई। द मैनेजमेंट डिजायर टू अवेल द एग्जाम्पशन और रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर एसएमसी इन X2 X3। मैं आपको बता दूं सर, अगर आप पहले नॉन एसएमसी में थे और अब आप एसएमसी में आ रहे हैं तो सर एग्जाम्पशन तब मिलेगी जब आपको आप कंटिन्यू 2 ईयर सर एसएमसी में आते हैं। ठीक जी सर। हाउएवर द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डज नॉट एग्री विद द सेम कमेंट। सर अकाउंटेंट साहब ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी सर। एज पर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, an existing company which was previously not a SMC and subsequently become SMC should not be qualified for exemption or relaxation in respect of accounting standard available to SMC until the company remain SMC for 2 consecutive accounting period। सर 2 ईयर में सर उसे क्या होना पड़ेगा, SMC होना पड़ेगा। ठीक। Therefore the management of the company cannot avail the exemption relaxation available to SMC for the financial year X2 X3। ठीक जी सर। चले, हाँ जी आइए अब चलते हैं सर MCQ पे। पेज नंबर सर आपका है 3.25। non-corporate entity which are not level 1 entity whose turnover excluding other income exceed rupee but does not exceed rupee 250 crore in immediately preceding accounting year are classified as level 2 entity। सर तो आपका जो टर्नओवर है अगर लेवल 2 की बात करें तो एक्सीड हो जाएगी सर 50 करोड़। ठीक जी सर, आपका ऑप्शन सी आ गया। ठीक जी सर। The following accounting standard is not applicable to non-corporate entity falling in level 2 in its entirely। सर आपका AS17 B आ गया। All non-corporate entity engaged in commercial, industrial and business reporting enterprise whose turnover excluding other income exceed rupee 250 crore in immediately preceding year accounting year are classified as level 1 entity। ठीक जी सर। चले, हाँ जी। All non-corporate entity engaged in commercial, industrial or business activity having borrowing
इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ ₹2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स ₹10 करोड़। सर आपका लेवल 3 में आ जाएगा, लेवल 3। ठीक जी सर। SMC मीन्स ए कंपनी विच मे बी ए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन इंश्योरेंस कंपनी। नो सर, नॉन SMC, क्योंकि SMC में सर नॉट ए बैंक, नॉट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉट ए इंश्योरेंस कंपनी आएगी। ठीक जी सर। whose turnover excluding other income does not exceeds ₹250 crore in the immediately preceding year। सर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, बिल्कुल ठीक है सर। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स, ठीक जी सर, आपका ऑप्शन बी आ गया। whose turnover excluding other income does not exceeds ₹50 crore। नो सर 250 crore है। whose turnover excluding other income does not exceeds ₹500 crore। नो सर, ऑप्शन बी आ गया। ठीक, चले हाँ जी सर, आइए अब चलते फ्रेमवर्क के चैप्टर। देखिए सर, फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है। जैसे सर अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि पार्लियामेंट में कोई भी लॉ आता है ले आओ, लेकिन जो भी लॉ आएगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बाहर नहीं आ सकता। मतलब एक फ्रेमवर्क दे रखा सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लॉ बनाने का। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, अगर एएस की बात करें तो एएस सर जो भी बनाना बनाइए आप ना, लेकिन सर एएस के अंदर जब आप बनाएंगे या आप एएस को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने वाले हैं, ठीक जी सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, फ्रेमवर्क का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक जी सर, मैं एक काम करता हूँ, फ्रेमवर्क के जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है ना, आपको क्वेश्चन के साथ ही करा देता हूँ। जो इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन आएगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे सर, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। मैंने एक ब्रॉड आइडिया आपको दे दिया कि जो फ्रेमवर्क है बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसके तहत सर एएस बनते, एएस अप्लाई होते हैं। ठीक जी सर, एंटिटी चाहे एएस अप्लाई करने वाली है, ऑडिटर है, या सर जो अथॉरिटी है एएस बनाती, सबको सर क्या करना पड़ेगा, जब भी एएस बनाएंगे, एएस को अप्लाई करेंगे या एएस अप्लाई हुए या नहीं हुए चेक करेगा ऑडिटर, सर फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक जी सर, आइए इलस्ट्रेशन 1 पे चलते हैं। आपका पेज नंबर सर 2.7। ये इलस्ट्रेशन सर आपका है, अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो करती है तो पी&एल बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं करती तो सर पी&एल बैलेंस शीट कैसे बनेगी। मैं आपको बता दूं, अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करती तो उस केस में हम लोग क्या करते सर, लिक्विडेशन अप्रोच फॉलो करते हैं। लिक्विडेशन अप्रोच ये कहती है कि जो असेट है हम उसे दिखाएंगे सर आपका नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे, लाइबिलिटी को सर दिखाएंगे पेबल वैल्यू पे। ठीक जी सर, और अकॉर्डिंगली सर हम आपका एक्सपेंडिचर इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक जी सर, बैलेंस शीट ऑफ ए ट्रेडर ऑन 31 मार्च X1 इज गिवन बिलो। सर ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च X1 की। ठीक जी सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द ट्रेडर इन बोथ केसेस, एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, एज्यूमिंग नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। ठीक जी सर, मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक जी सर, चले हाँ जी। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 5 ईयर। ठीक है, द पैटर्न ऑफ द यूज ऑफ द असेट इज इवन। ठीक है, मतलब आप असेट को सर इक्वलेंट यूज करते हो तो एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाएगा। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च X2 वाज 60,000। देखिए अगर हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है सर इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आपका यूजफुल लाइफ के हिसाब से 13,000 आ गया, और 52,000 सर बैलेंस शीट में अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अगर नॉट गोइंग कंसर्न है तो सर हम असेट को कैसे दिखाएंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, और जो डिफरेंस सर 5,000 का वो कहाँ चला जाएगा सर आपका P&L अकाउंट में। ठीक जी सर, आइए टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 13,000, 5,000, 52 और 60,000। ठीक जी सर, चले हाँ जी। द ट्रेडर परचेज एंड सेल इन X1 X2 अमाउंटेड टू 4 लाख एंड 4.5 लाख रिस्पेक्टिवली। सर दोनों में सेम आ जाएगी, सेल और परचेज 4 लाख 450। ठीक जी सर, द कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च X2 वर 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी सर, अब देखिए सर यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000 की, सर इसे हम क्या करेंगे सर P&L अकाउंट में सर चार्ज कर लेंगे 30,000 से। ठीक जी सर, अच्छा कॉस्ट क्लोजिंग कितनी सर आपका 32,000 और एनआरवी कितनी सर 40,000। अगर गोइंग कंसर्न है तो विच एवर इज लोअर सर 32,000 आ गया, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है सर हम लोग क्या करेंगे फिर 40,000 से इन्वेंट्री दिखाएंगे, दैट इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक जी सर, 32,000 40,000 और सर यही अमाउंट आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक जी सर, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन ऑफ ₹3,500 फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 14,900। ठीक जी सर,
सर देखिए आपका जो 10% लोन है वो 35,000 है, ठीक है जी सर। अब यहाँ पे सर हमें ये देखना है, एक तो इंटरेस्ट तो पे होगा ही होगा, ये सर एक्सपेंडिचर भी है। कोई पेबल वैल्यू दे रखी लोन की? नहीं सर, तो आपका सेम अमाउंट आ जाएगा सर लोन का दोनों जगह, और सर सेम अमाउंट ऑफ आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक जी सर। एक्सपेंडिचर ये देखिए सर, और लोन का अमाउंट सर आपका 35,000 है, ठीक है, अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक जी सर। अभी मैं 35,000 लिख रहा हूँ। आगे देखिए, डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज एमोटाइज्ड इक्वली ओवर 4 ईयर। हालांकि सर डेफर्ड एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता, चाहे आप गोइंग कंसर्न फॉलो करें, नॉट गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, एज पर AS 26। लेकिन ये सर ये फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, तो हम एक काम करते सर, जैसे इंस्टीट्यूट सर इसे सोल्व करते हैं उसके साथ सोल्व कर देते हैं। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो करें तो सर आपका 2500 सर एक्सपेंडिचर आ गया, और 7500 सर आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक जी सर। और सर अगर नॉट गोइंग कंसर्न है तो पूरा 10,000 हम लोग क्या करेंगे सर, चार्ज कर लेंगे, और बैलेंस शीट में नील अमाउंट आ जाएगा, ठीक जी सर। ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च X2 को सर 25,000 है, ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ अनदर 4,000 डिपेंड ऑन सक्सेसफुल रीइंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू द कस्टमर। देखिए सर 2,000 का हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे अगर हम लोग सर गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक जी सर। अगर सर नॉट गोइंग कंसर्न है तो उस केस में सर देखिए, ये जो 4,000 सर ये रिसीव नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा और हम सर रीइंस्टॉलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो सर 6,000 का प्रोविजन आ जाएगा, आपका 19,000 आ गया डेटर, 2,000, 6,000, 23,000 और 19,000, ठीक जी सर। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 12,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट, ठीक जी सर। तो सर आपका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर ट्रेड पेबल में अपना इनकम आ जाएगी 5%, ठीक जी सर, क्योंकि हम आज इसे पेबल वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। और वैसे सर आपका नॉर्मली जो अमाउंट है 12,000 के हिसाब से आ जाएगा, ठीक जी सर। यहाँ पे सर अमाउंट नहीं आएगा। चलिए, कैश बैलेंस सर सेम आ जाएगा 37,100, ठीक जी सर। आगे लिखता है सर देर इज एन अर्लियर रीपेमेंट पेनल्टी फॉर द लोन। सर हमने जब बैंक से लोन लिया ना, तो बैंक ने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप रीपेमेंट करोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 2,500 की, तो सर ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा और लाइबिलिटी से अराइज हो जाएगी, ठीक जी सर। ये देखिए अब ये अमाउंट सर ये आ गया, ठीक जी सर। सर ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, जिसे सर हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग प्रॉफिट अगर दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे 25,000 में, 44,600, 47,200, ठीक जी सर। ये कैपिटल आ गई, और सर यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट भी टैली होगी, ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सर आपका 2 दे रखा है। कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर इस इलस्ट्रेशन को कराऊंगा। अब 2.27 पे आए एक बार। ये भी सर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ये मान के चलिए कि जनरली इन दो में से एक इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, इन तीन में से सर एक आ जाता है एग्जाम में। कैपिटल मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, वो बनाते रहिए अपने हिसाब से, ठीक जी सर। मतलब रिस्पेक्टिव एएस को फॉलो कीजिए, अगर इंडियस को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको कैपिटल मेंटेनेंस अगर चेक करनी है तो फ्रेमवर्क सर यहाँ पे सर ब्रॉडली 2 मेथड देता है, ठीक जी सर। फिर एक मेथड के फर्दर 2 पार्ट है। सबसे पहले कहता है सर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक जी सर। देखिए क्या होता है, एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी है, उसके पास 1 लाख की कैपिटल है, उसकी जो कैपेसिटी है 10,000 यूनिट परचेज करने की, 10 के हिसाब से, ठीक जी सर। ये प्राइस है पर यूनिट। अब सर मान के चलते उसने क्या की, ये सारी यूनिट ना बेच दी 112 पे, ठीक जी सर। अब उसने सर कितने प्रॉफिट कमाया, 12,000। सर ये आपका एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया, ठीक जी सर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल में सर जो इंक्रीमेंट है वो आपका 12,000 का है। क्या रियल में 12,000 का इंक्रीमेंट है या नहीं है? इसके लिए हम लोग सर क्या करेंगे, फ्रेमवर्क में जाएंगे। फ्रेमवर्क कहता है कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के तहत इसे चेक कीजिए। मान लेते सर आज जो एक यूनिट है ना
वो 11 की मिलती है, ठीक जी सर। अगर मैं सर 10,000 यूनिट फिर से ईयर एंड पे परचेज करूंगा तो मेरे को सर 110 पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया ना वो रियल में सर सिर्फ कितना कमाया, 2,000 का कमाया, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक जी सर। तो एक तो कॉन्सेप्ट आता है सर आपका फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, जो ये कहता है कि जो भी आपकी ओपनिंग यूनिट थी, ठीक जी सर, अगर वही यूनिट सर आपकी क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से है तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक जी सर। उसका कंपैरिजन से आप एक्चुअल कैपिटल के साथ करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा सर आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। मान लो सर प्राइस आपका 15 हो गया तो 150 सर आपकी कैपिटल होनी चाहिए, बट आपकी कैपिटल कितनी है सर 112। इसका 38,000 का हमने क्या किया सर, यहाँ पे लॉस अर्न किया है, लॉस हुआ, ठीक जी सर। सर सेकंड मेथड जो आपका है वो है आपका फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक जी सर। सर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में फर्दर सर आपका दो टर्म्स है। एक टर्म्स का नाम है सर आपका कांस्टेंट परचेजिंग पावर। कांस्टेंट परचेजिंग पावर जिसे सर हम रियल फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं सर। ये बेसिकली मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि आप ना जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप यूनिट के प्राइस के साथ, इसके साथ कंपैरिजन ना करके सर आप क्या करें, इन्फ्लेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। एग्जांपल के तौर पे सर जैसे मान लो हमने 1 लाख कैपिटल लगाई सर, 10,000 यूनिट थी 10 के हिसाब से, और सर अपना सर हमने उन यूनिट को 112 की बेच दिया, ठीक जी सर। आज सर जो इन्फ्लेशन है ये रेंट पे, मान लो सर जो इन्फ्लेशन आई है वो आपकी 6% के हिसाब से आई, ठीक जी सर। तो 1,06,000 आपकी कैपिटल होनी चाहिए थी, हमारी कैपिटल 112 है, तो इसका मतलब सर हमने क्या किया, 6,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक जी सर। सर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में सर एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये आपका मॉनेटरी टर्म्स सर। जैसे उसमें कोई जो उसमें हम जो कंपैरिजन करते हैं सर आपका ओपनिंग कैपिटल और जो रियल क्लोजिंग कैपिटल उसका कंपैरिजन करते हैं, ये हमने प्रॉफिट कमाया एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक, या आपका मॉनेटरी टर्म्स फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक जी सर। चले, हाँ जी, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। आइए इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस करते हैं। ए ट्रेडर commenced business on 1st January X1 with rupees 12,000 represented by 6,000 unit of a certain product at rupees 2 per unit, ठीक है। During the year X1 he sold these unit at rupees 3 per unit। इसका मतलब सर 18,000 सर उसके पास टोटल पैसे आ गए, ठीक जी सर। ड्यूरिंग द ईयर X1 ही सोल्ड दीज यूनिट एट रुपीज 3 पर यूनिट एंड हैड विड्रॉन 6,000। लेकिन सर उसने उसके बाद क्या किया, 6,000 विड्रॉ कर लिए, तो 12,000 सर उसकी कैपिटल रहेगी, ठीक जी सर। बेसिकली सर ये जो मेथड आपका फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेथड या आपका फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मेथड सर, ये कहते हैं कि आप जब डिविडेंड विड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद जो कैपिटल बचती है, आप ना एक काम करेंगे, उस कैपिटल का कंपैरिजन ओपनिंग कैपिटल के साथ करेंगे। एक आपका सर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जो ये कहता है कि आप क्या करेंगे सर, क्लोजिंग रेट के हिसाब से सर कैपिटल निकालेंगे, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर देखेंगे कि रियल में आपने क्या कमाया, ठीक जी सर। मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल करा था उसमें डिविडेंड एडजस्ट नहीं हुआ था। अगर सर डिविडेंड होता तो हम लोग क्या करते सर, इसमें से पहले डिविडेंड माइनस करते फिर कंपैरिजन करते, ठीक जी सर। Let us assume that the price of the product at the end of the year is 2.5 पर यूनिट, ठीक जी सर। सर एज्यूम करें कि जो प्राइस आपका प्रोडक्ट का वो 2.5 है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक जी सर। इन अदर वर्ड्स द स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स इज एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट इज 125, ओके। करंट कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक सर आपका 15,000 क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। करंट कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग कैश सर आपका 12,000 है, तो 3,000 का सर आपका क्या हो गया सर, यहाँ पे आपका रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, ठीक जी सर। The negative retained profit indicates that the trader has failed to maintain his capital. The available fund of 12,000 is not sufficient to buy 6,000 unit at increased price of 2.5 per unit। एक तरीके से इसने पता क्या इलस्ट्रेशन में ना चीजें एक्सप्लेन कर दी। क्वेश्चन जब आएगा ना तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, ठीक। द ड्रॉइंग शुड बी हैव बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3,000। वो ये कह रहा है कि आपने 6,000 की ड्रॉइंग विड्रॉ कर ली है, आप 3,000 तक ही विड्रॉ कर सकते थे मैक्सिमम, ठीक। हैड द ट्रेडर विड्रॉ 3,000 इंस्टेड ऑफ 6,000 ही वुड हैव लेफ्ट 15,000 द फंड रेज टू बाई 6,000 यूनिट एट 2.5 पर यूनिट। सर एक तरीके से इसने इसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कैपिटल मेंटेनेंस अंडर ऑल 3 बेसिस। हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम सर क्या करेंगे, अब देखिए ओपनिंग कैपिटल 12,000 थी, क्लोजिंग कैपिटल भी सर 12,000 है, क्योंकि 6,000 का हमने क्या किया सर, विड्रॉ कर लिया अमाउंट, ठीक। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में सर रिटेन प्रॉफिट आपका नीला आ गया, ठीक जी सर। करंट परचेजिंग पावर में हम लोग क्या करेंगे सर, इंडेक्स के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे, ठीक जी सर। आइए इंडेक्स कितने से है सर, आपका स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स आपका 125 है, तो 6,000 विड्रॉ हो गया, 12,000 सर आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया, 12,000 ओपनिंग था, 12,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 125। सर क्लोजिंग शुड भी आपका 15,000, बट 12,000 है सर, 3,000 का क्या आ जाएगा आपका रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया, ठीक जी सर।
अच्छा, थर्ड क्या था सर, वो आपका फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में हम लोग क्या करेंगे सर, जो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ना, वो कैलकुलेट करेंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ द आपका यूनिट। ओपनिंग यूनिट कितनी थी सर, 6000। क्लोजिंग सर 6000 इंटू 2.5 के हिसाब से सर आपका 15,000 सर आपकी कैपिटल होनी चाहिए। 3000 सर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इन्होंने यूनिट में क्या किया सर, क्लोजिंग तो 6000 ले ली, ओपनिंग सर उस हिसाब से इन्होंने कम कर दी, 12,000 डिवाइड बाई 2.5, 4800। ठीक, चले जी सर। आइए, दो क्वेश्चन हो गए, एक सर आपका गोइंग कंसर्न के बेस पे, नॉट गोइंग कंसर्न के बेस पे, एक आपका सर कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, उसके क्वेश्चन हो गया, और एक बेसिकली क्या होता है सर आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सर आपका इक्विटी। इक्विटी बेसिकली है क्या सर, असेट माइनस लायबिलिटी। ठीक जी सर। क्वेश्चनों पे चलेंगे, तो क्वेश्चन में सर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप कर लेना, मेंटेनेंस कैपिटल मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन अपना हो गया सर, मतलब इलस्ट्रेशन हो गया सर। क्वेश्चन 10 जो है ऐसा हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया। ठीक जी सर। क्वेश्चन 9 सर, थर्ड इंपॉर्टेंट सर, ये है आपका क्वेश्चन, दो इलस्ट्रेशन हो गए, एक क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए इज शोइंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक, 835 सर, असेट की वैल्यू 8 है, लायबिलिटी की वैल्यू 3 लाख है, और इक्विटी की वैल्यू सर कितनी है, 5 लाख। ठीक जी सर। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड मिस्टर ए हैज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सर देखिए, ये ओपनिंग स्टेटस है बैलेंस शीट का, असेट 8 लाख से, लायबिलिटी 3 लाख से, इक्विटी सर आपका 5 लाख से। सर ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन द बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ असेट माइनस लायबिलिटी इक्विटी आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। ठीक जी सर। सर अर्न 10% डिविडेंड ऑन 2000 इक्विटी शेयर हेल्ड 100 ईच, तो सर 2 लाख की कैपिटल पे 10% डिविडेंड से 20,000 आ गया। अगर लैक्स की बात करें तो 0.2 से सर क्या होगा, असेट बढ़ जाएगी और इक्विटी बढ़ जाएगी। ठीक जी सर। ओपनिंग, ये देखिए असेट बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगी। पेड 50,000 टू द क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ 70,000, तो सर हम लोग क्या करेंगे, 50,000 सर असेट कम हो जाएगी और 70,000 से लायबिलिटी कम हो जाएगी, डिफरेंस सर आपका इक्विटी में इंपैक्ट आ जाएगा। ये देखिए 50,000 क्योंकि हमने कैश पे किया, और 70,000 से लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक जी सर। रेंट ऑफ द प्रीमाइसिस इज आउटस्टैंडिंग 10,000, तो सर क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी 10,000 से और इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी। ये देखिए, मिस्टर ए विड्रो 9,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, सर यहाँ पे असेट रिड्यूस हो जाएगी और इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी। चले जी सर। आइए अब चलते हैं एमसीक्यू पे। आप आएंगे पेज नंबर 2.33, एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम दैट द बिजनेस कैन कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है सर। द बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू, नो। द बिजनेस इज कंटिन्यू टू बी प्रॉफिटेबल, नो। द बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू इफ इट इज नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट, नो। सर गोइंग कंसर्न में हम क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर में सर आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक। टू प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, सर रेलिवेंस एंड रिलायबल, आपका बी आ गया। ऑल द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट बैलेंस शीट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट होती है, HR रिपोर्ट सर ये पार्ट नहीं होती। ठीक जी सर। एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय ए स्टैट्यूट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोथ आ जाएगा सर। चले जी सर। वैल्यू ऑफ इक्विटी में चेंज ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम और डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी पार्टिसिपेंट, सर इसकी वजह से इक्विटी में चेंज आ जाएगा, इनकम अर्न की वजह से चेंज आ जाएगा, एक्सपेंसेस इनकम की वजह से चेंज आ जाएगा, ऑल द थ्री सर, ऑल द थ्री आ जाएगा आंसर। ठीक, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।